आज जो हमको टॉपिक दिया गया है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा है आपका टीए रूल्स है, ठीक है। पीछे से विजिबल ना हो तो कुछ लोग आगे आ जाइए, है लोगों को टीए रूल्स के बारे में डिस्कस करना है। आप में से कुछ लोग टीए रूल्स से देखते हैं, मतलब टीए चेक करते हैं ऑफिसर्स का, आप चेक करते हैं? अच्छा, आप भी चेक करते हैं, ठीक है। और तो बाकी लोग अभी क्या देख रहे हैं? अच्छा, एचआर देखते हैं सर, ठीक है। आप सर? फाइल का, मतलब जो भी फाइल मैनेजमेंट पूरा जी। अच्छा, सब नॉन अकाउंट्स। तो एडमिन देख रहे हैं, मतलब एस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं, है ना। और क्या देख रहे हैं? मेडिकल वगैरह। अच्छा, मतलब बेसिकली सारे नॉन अकाउंट्स पर्सनल हैं यहाँ पे, है ना। तो जो बेसिकली आज टॉपिक दिया गया है हम लोग को डिस्कशन का, वो टीए रूल्स का है कि अपने यहाँ उत्पादन में क्या टीए रूल्स एप्लीकेबल हैं, ऑफिसर्स किन बेसिस पे टीए बनाते हैं, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप लोग ऑर्डर नंबर नोट कर लीजिए, 1862 डेटेड 9 अक्टूबर 2020 का ऑर्डर है। तो देखिए, हम लोग का जो टीए रूल्स है वो बेसिकली बाइफर्केशन किया गया है आपकी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जिसकी जिस लेवल का पे मैट्रिक्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको रेलवेज़ या एयरवेज़ का या बस का उसी हिसाब से आपको रिम्बर्समेंट होगा, ठीक है। उसी का बाइफर्केशन या कैटेगराइजेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। अगर आप इस रूल को पढ़ेंगे पहला तो उसमें यही बेसिकली बताया गया है कि आपका जो भी लेवल 15 कैटेगरीज है, लेवल 15 पे मैट्रिक्स लेवल पे जो हैं उनको वायुयान का एग्जीक्यूटिव क्लास अलाउड है। मतलब जैसे एयरवेज में आपका एग्जीक्यूटिव एंड इकॉनमी 2 क्लास होते हैं, तो उसका एग्जीक्यूटिव क्लास लेवल 15 को अलाउड है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। कह रहे हैं लेवल 14 एंड 13 में क्या अलाउड है? आपका वायुयान की इकॉनमी क्लास या रेल की वातानुकूलित कोच फर्स्ट एसी या राजधानी और एक्सप्रेस का एग्जीक्यूटिव क्लास। जैसे पता है राजधानी में हमारा एग्जीक्यूटिव क्लास होता है ना, एक चेयर कार, तो उसका हमारा एग्जीक्यूटिव क्लास अलाउड है। ये किसकी बात कर रहे हैं? लेवल 14 एंड 13 की। तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे कैटेगराइजेशन नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे क्लास लो करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग बात करेंगे लेवल 12 की, ये ज़्यादातर केसेस आते हैं अपने पास लेवल 12 ऑफिसर्स वगैरह के। उसमें क्या कह रहे हैं कि रेल का वातानुकूलित कोच फर्स्ट एसी तथा 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर वायुयान का इकॉनमी क्लास अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एग्जीक्यूटिव क्लास, मतलब इनको अलाउड कितना है? रेलवेज़ का फर्स्ट क्लास और 500 किलोमीटर से अबव अगर आप जर्नी करते हैं तो आपका एयरवेज़ का इकॉनमी क्लास अलाउड है, ठीक है। और वही शताब्दी का एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है। तो लेवल 15, 14, 13 एंड 12 हमने कवर कर लिया, ठीक है। कैटेगराइजेशन समझ रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप पास करेंगे, जैसे जैसे करेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि किस लेवल पे क्या अलाउड है, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास टीए आएंगे उसी हिसाब से आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग एप्लीकेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर ये लेवल लिखा हुआ है, ये मतलब जो कार्मिक है उस पद पे है या फिर जो एसीपी के थ्रू वेतनमान पा रहा है वो वाला लेवल? नहीं, जिस लेवल पे अभी हैं करंटली, वो जैसे 7th पे मैट्रिक्स पे जिस लेवल पे अभी वो हैं उसकी बात कर रहे हैं। पद के हिसाब से नहीं, पद के हिसाब से नहीं जी। ग्रेड पे तो अपने अब 6 पे का है, लेकिन पे मैट्रिक्स लेवल जो हमारा 7th पे का है उसके अकॉर्डिंग जो करंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उसका है, ठीक है। अब देखिए लेवल 11 to 9 एंटाइटलमेंट सेम है, कह रहे हैं रेलवेज़ का फर्स्ट एसी अथवा वातानुकूलित कोच का सेकंड ईयर, ठीक है। और शताब्दी और शताब्दी और राजधानी का चेयर कार, ठीक है। ये आपका हो गया लेवल 11, 10 एंड 9 के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही कह दिया लेवल 8 to 6 के लिए कॉमन कर दिया है, कहा है रेलवे फर्स्ट श्रेणी, मतलब ये हो गया फर्स्ट क्लास जो बंद हो गया है, ठीक है। अथवा आप समझ रहे फर्स्ट एसी नहीं, फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, ये यहाँ दूसरा है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी अब बंद कर दिया गया, ये वातानुकूलित कोच का 3rd ईयर अलाउड है, ठीक है। और या फिर शताब्दी और राजधानी का एक्सप्रेस को छोड़कर, ठीक है। कुर्सी यान फिर से पढ़ लेते हैं, देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है। रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 3rd ईयर और वातानुकूलित कोच कुर्सी यान, ठीक है। शताब्दी और एक्सप्रेस को छोड़कर, मतलब उसको छोड़ के, तो यहाँ पे मना कर दिया उन्होंने। अब बात करते हैं लेवल 6। वंदे भारत कवर हो? वंदे भारत आपका रहने दें,
ये सब आपके चेयर कार में ही कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर 2020 का है ना, तब आए नहीं। अब जो 8th पे जब भी लगेगा हमारा जो 6, 7, 8 वाला है इसमें वंदे भारत और अमृत भारत कवर होगी या नहीं होगी, देखिए लिख दिया इसमें, क्योंकि स्लीपर लिख दिया ना इन्होंने सीधे। ऊपर 6, 7, 8 लेवल 6, 7 6, 7, 8 में देखो इन्होंने मना कर दिया ना शताब्दी 3 टियर, लेकिन शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर। नहीं, शताब्दी राजधानी में नहीं इंक्लूड होगी आपकी। लेकिन वंदे भारत तो हो सकता है। अब देखिए ये आप ग्रे एरिया में बात कर रहे हैं, ठीक है, जब वो ट्रेन थी नहीं 2020 में। देखिए ऑर्डर हमारा कब का है, 2020 का। वंदे भारत तो आ गई, वंदे भारत आ गई थी 2020 में, फरवरी में ही आई थी। लग रहा पहले यात्री आप ही थे मैं गया उससे इसीलिए। तो होगा, लेकिन बहरहाल इस ऑर्डर में नहीं है। अब वंदे भारत का सवाल ही नहीं होता। हाँ, जब क्योंकि देखिए यहाँ फेयर, देखिए बेसिकली अगर कहीं भी डिस्कशन तो फेयर देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका फेयर शताब्दी और जब राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को डिसअलाउ कर दिया इन्होंने कहा कि आप नॉर्मल ट्रेन ही कंसिडर करिए, उसका चेयर कार, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। रियल टाइम सिनेरियो में यही होता है जो कह रहे हैं, जैसे जब जाना होता है तो ज़रूरी नहीं अवेलेबिलिटी मिले आपको, तो जो क्लास आप एलिजिबल हैं वही आपको रिम्बर्स होता है, ठीक है। रियल सिनेरियो में तो सही कह रहे हैं, यही होता है। जब पहले से प्री प्लान रहता है तब तो अवेलेबिलिटी है, तब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप जल्दीबाजी में करते हैं तो अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो उस केस में जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वही आपको रिम्बर्स होगा। अपनी गाड़ी से भी यात्रा कर सकते हैं। वो सब डिस्कस करेंगे, अभी है नीचे। अभी हम लोग ये केवल रेलवेज़ और एयरवेज़ का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। फेयर से कोई मतलब नहीं है ना, जैसे कोटा रहता है, अलग अलग कुछ रहता है, प्रीमियम तत्काल का कोटा रहता है, उसमें ज़्यादा उसमें डायनेमिक फेयर रहता है। हाँ, समझ रहे हैं। तो उस फेयर से मतलब नहीं है। नहीं, क्लास से मतलब है। अब जैसे आप मान लीजिए स्लीपर ही है, अब जैसे आप लेवल 6 से कम, मतलब लेवल 5 to 1 के लिए इन्होंने कहा है कि स्लीपर क्लास मिलेगी। अब स्लीपर क्लास में मान लीजिए आपने ऐसी ट्रेन में किया, अब डायनेमिक फेयर ज़्यादातर आपकी वंदे भारत इन सब में रहते हैं, प्रीमियम गाड़ियों में रहता है, ठीक है। जब आप स्लीपर में जाएंगे तो डायनेमिक फेयर खत्म हो गया, तो स्लीपर का जो भी आपको किराया होगा वो आपको वही मिलेगा आपको। प्रीमियम तक का वही, मतलब जो उसमें एलिजिबल है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो रेलवेज और एयरवेज का हमारा क्लियर हो गया कि किसको किसको एग्जीक्यूटिव क्लास है, किसको इकॉनमी क्लास है और किस लेवल पे क्या रिम्बर्समेंट है, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ केवल 2 लोग चेक करते हैं, तो वो लोग बताते रहिएगा कि कैसे कैसे, मान लीजिए कोई क्वेरी हो तो उसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर। अब देखिए जो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है उसके नीचे बाद में एक नोट्स दिए रहते हैं, तो जो भी क्वेरी रहती है उसमें लास्ट में सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या लिखा, ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों तक की यात्रा वातानुकूलित बस द्वारा करने हेतु निगम के वे समस्त कार्मिक अधिकृत होंगे जो रेल के वातानुकूलित 2 टियर AC एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। शेष अन्य निगम के कार्मिक डिलक्स साधारण बस द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि मान लीजिए आप इमरजेंसी में बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में आप AC बस से तभी ट्रैवल कर पाएंगे, वही एलिजिबल होंगे जो सेकंड AC एंड अबव के लिए एलिजिबल है, मतलब थर्ड AC वाले नॉर्मल बस में ही ट्रैवल कर पाएंगे, मतलब बेसिकली रिम्बर्समेंट मिलेगा नॉर्मल बस का, ठीक है। बाकियों को डिलक्स बस या साधारण बस ही एलिजिबल है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नोट क्या कह रहे हैं, रेल मार्ग से जुड़े 2 स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकृत द्वारा इस प्रतिबंध के साथ अनुमान की जाएगी कि कुल किराया संबंधित कार्मिक की अधिकृत श्रेणी के रेल किराए से अधिक ना हो, ठीक है। तो आप वाला पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए आप मोबाइल में थे, यही देखिए नोट में था जो आप पूछ रहे थे, मान लीजिए रेल से करते हैं, बस से करते हैं या अपने खुद की गाड़ी से करते हैं, तो उन्होंने लिखा है नोट में कि रेल मार्ग से जुड़े 2 स्थानों के बीच अगर सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन की से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रतिबंध के साथ अनुमान की जाएगी कि कुल किराया संबंधित कर्मचारी के अधिकृत श्रेणी के रेल किराए से अधिक ना हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप अपनी कार से ट्रेवल करेंगे भी तो आपको जो भी क्लास आपके लिए जिसके लिए अलाउड हैं उतना ही आपको रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सेकंड AC के लिए अलाउड हैं तो सेकंड AC किराया मान लीजिए 2000 रुपये है, तो वही मिलेगा आपको 2000 रुपये, ठीक है। सर इसमें कोई लिमिट वगैरह है कि कितनी बार अलाउ किया जाएगा? नहीं, वो तो जितनी बार आप ऑफिस के काम से जाएंगे उतनी बार मिलेगा। ऑफिस के काम नहीं तो आपका इसमें एक शब्द डाल दिया है कि 2 रेल मार्ग से जुड़े
दो स्थानों के बीच। हाँ हाँ लेकिन यही जब वो रेल मार्ग वहाँ से है तभी भी अगर आप करते हैं तो एलिजिबल जहाँ के होंगे वहाँ मिलेगा। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए रेल मार्ग से दो स्थान नहीं जुड़े हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस के लिए ये कह रहा है हाँ रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच हाँ सड़क मार्ग द्वारा, ये कह रहा है ना। लेकिन मान लीजिए लखनऊ से इलाहाबाद है, रेल मार्ग से जुड़ा ही है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप अपने प्राइवेट वाहन से करते हैं तो उस केस में एलिजिबल हैं, हाँ नहीं मिलेगा। वही मिलेगा, रेल मार्ग वाला ही मिनिमम किराया आपको मिलेगा। हाँ, रिम्बर्समेंट क्लेम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ एक वही मिलेगा। बात करते हैं, मान लीजिए विदेश यात्रा करना पड़ा ऑफिस वर्क से, ठीक है, मान लीजिए आपको फॉरेन जाना पड़ा ऑफिशियल वर्क से, तो उस केस में हम लोग को क्या एलिजिबिलिटी है उस पर डिस्कशन करेंगे कि लेवल 15 के लिए आपको वायुयान का बिजनेस क्लास और या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है, ये एलिजिबल है। और लेवल 15 मतलब 14 टू लेवल 1 उनके लिए आपके लिए कह दिया वायुयान की इकॉनमी क्लास या सामान्य श्रेणी, ठीक है। मतलब लेवल 15 पे ही आपको केवल बिजनेस क्लास या इकॉनमी क्लास वो एग्जीक्यूटिव क्लास है, और लेवल 14 टू लेवल 1 आपका केवल इकॉनमी क्लास है, ठीक है। ये किस केस में है? जब आप ऑफिशियल वर्क से फॉरेन जाते हैं, ठीक है, ऑफिशियल वर्क से। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे अगर फॉरेन जा रहे हैं, वहाँ फॉरेन जाने के मतलब बस की सुविधा नहीं है, तो उस केस में क्या मिलेगा? जबकि वायुयान से अब वायुयान के लिए हाँ, मान लीजिए ऑफिशियल वर्क से आप नेपाल जाते हैं, तो अब फ्लाइट का इन्होंने बता दिया है, तो फ्लाइट का जो किराया होगा वही मिलेगा, वही मिलेगा। अब आप बस ट्रेन तो बहरहाल शायद नहीं है, मान लीजिए पर्सनल व्हीकल या बस से जाते हैं तो आपको वायुयान का मिलेगा। पैदल भी चले जाएंगे तो मिल ही जाएगा। नहीं, पहुंचना भी है, रास्ता ही नहीं एंजॉय करना है। हाँ बताएं, चलिए ठीक। लगाने का इसमें आवश्यकता है। हाँ, टिकट लगाने पे ही रिम्बर्समेंट, हाँ। हाँ हाँ, तो उसमें आप फेयर चेक करेंगे। जैसे फेयर चेक मान लीजिए वहाँ तक का ट्रेन का जो किराया है उसका प्रिंट आउट एज अ सपोर्टिंग लगाएंगे। कहाँ? नहीं, वो दूसरी जगह बात कर रहे हैं, मतलब नेपाल के अलावा भी कई जगहें हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो जैसे वहाँ का आप क्या करेंगे, फेयर चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली गए, मान लीजिए आप अपने व्हीकल से चले गए, तो लखनऊ टू दिल्ली जो भी आपका स्लीपर का जो किराया है, ठीक है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आप फेयर चेक करेंगे IRCTC से, उसका प्रिंट आउट एज अ सपोर्टिंग लगाएंगे कि 1 पर्सन का कितना है, मान लीजिए 1200-1400 जो भी किराया है वो सपोर्टिंग लगाएंगे, वो आपको रिम्बर्स होगा। उसमें ये लिखना पड़ेगा कि हमने हाँ, नोट में डालते हैं कि वाहन द्वारा बिल कहाँ लगाएंगे, बिल लगाएंगे। 2 साल पहले हम अलीगढ़ गए थे अपनी कार से, लेकिन ऑफिशियल काम से, हमने बिल आज तक नहीं लगाया। 6 महीने अब उसका टाइम लिमिट है था, अब 2 साल वाला तो चला गया, ठीक है। हाँ, रिमार्क में वैसे लिखा जाता है, रिमार्क में आप लिखते हैं कि मैंने अपने पर्सनल व्हीकल या निजी वाहन से यात्रा की है, सपोर्टिंग के लिए हमने IRCTC का रेलवे किराया संलग्न किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका रिम्बर्समेंट हो गया। अब इसके अलावा आपको टीए में और क्या मिलता है? मिलता है हम लोग को इंसिडेंटल चार्जेस, ठीक है, जिसको अनुसांगिक व्यय कहते हैं। ये होता है जितना भी आप ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस पर किलोमीटर बेसिस पे आपको ये रिम्बर्स होगा, ठीक है। इसका भी बाइफर्केशन पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है कि लेवल 15 टू लेवल 9 आपका 70 पैसे प्रति किलोमीटर है, ठीक है मैम। हाँ, अपनी गाड़ी से किए रहेंगे तो नहीं मिलेगा शायद। नहीं मिलता है, अच्छा, क्योंकि रेल का डिस्टेंस तो आएगा ना। जैसे मान लीजिए लखनऊ टू दिल्ली आप गए, रेल का डिस्टेंस है तो आपको मिलेगा 1000, जो भी 600 किलोमीटर है 600 किलोमीटर मिलेगा। खाली वायुयान के केस में नहीं मिलता है। नहीं उसमें एक बार कट चुका है इसलिए ये क्वेश्चन बताएं। अच्छा, नहीं इसमें भी नोट में भी है, नीचे हम दिखाएंगे आपको कि किस केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेवल 15 टू लेवल 9 कितना है इंसिडेंटल हमारा? 70 पैसे है, ठीक है। लेवल 8 टू लेवल 5 हमारा 50 पैसे है, और लेवल 1 टू 4 30 पैसे है, ठीक है। ये आप किसी भी गाड़ी से ट्रेवल करें तो आपको ये इंसिडेंटल चार्जेस पर किलोमीटर बेसिस के अकॉर्डिंग रिम्बर्स होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में पॉइंट इसमें लिखा है कि वायुयान से यात्रा किए जाने पर पुनरीक्षित वेतन पे मैट्रिक्स में अनुसांगिक व्यय अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। मतलब जब आप बाय एयर ट्रेवल करेंगे तो उस केस में आपको इंसिडेंटल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारे 2 पॉइंट ही थे अभी तक जो डिस्कस किए हैं, एक तो रेलवेज़ है ना, और एयरवेज था, और दूसरा हमारा इंसिडेंटल चार्जेस। के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे दैनिक भत्ते,
दैनिक भत्ता हमको मतलब पर डे के अकॉर्डिंग, रहने का और खाने के अकॉर्डिंग विद इन यूपी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो दैनिक भत्ता हमें कितना अलाउड है। इसका कैटेगराइजेशन दो बेसिस पे है। एक तो आपका पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है ही है, दूसरा क्लास ऑफ सिटी भी है। ठीक है, कि किस सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से आपको दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्लास ऑफ सिटी समझ लेते हैं। जो का वर्ग के नगर हैं हमारे, जिसमें आपके कंसिडर होते हैं कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। ठीक है, ये आपके का वर्ग में आ गए। ठीक है, जिनको जैसे हम लोग एक्स क्लास सिटी भी कहते हैं। ठीक है, खा वर्ग में कौन कौन से हैं आपके? मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्ज़ापुर, फैजाबाद, अयोध्या, फिरोज़ाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद। ठीक है, अब इनके अलावा जो भी सिटीज़ जो इन दो कैटेगरी में नहीं कवर्ड हैं वो सब आपकी स्तंभ 3 में आ जाएंगी। ठीक है, तो का और खा हमने पढ़ा और तीसरा हमारा था स्तंभ 3 वाला। तो जो भी कैटेगराइजेशन इन दो में नहीं है वो तीसरे वाले में हमारे कवर हो जाएंगे। दैनिक भत्ता क्यों मिलता है ये समझ गए ना, किस लिए मिल रहा है? जब विद इन यूपी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके, जिसको हम लोग हॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब इसका कैटेगराइजेशन कैसे है कि लेवल 15 टू लेवल 12 930 है, 750 है और 600 है। ठीक है, मतलब अगर आप का वर्ग की सिटी में जाएंगे तो 930 रुपये पर डे मिलेगा। हॉल्ट मिलता है सर, वो 8 घंटे रुकने पर मिलता है। इसको जरा समझाइए, कितने बजे से कितने बजे पहुंचने के बाद। अच्छा, दैनिक दैनिक भत्ता आपका ना, हॉल्ट का कैटेगराइजेशन बेसिकली ये है, जैसे पहले ये जो 8 घंटे वाला रूल है ये 2007 या 8 के ऑर्डर में था। ठीक है, इसमें हॉल्ट का आवर हटा दिया गया है अच्छा इस ऑर्डर में। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि वही 8 घंटे वाला रूल ही अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं। वही फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से ठीक है, और वो रात के 12 बजे से 12 बजे तक का काउंट होता है। ठीक है, मिडनाइट टू मिडनाइट जिसको कहते हैं। 12 से 2 से चल रहा है। हाँ, तो एक हॉल्ट हो माना जाएगा। ठीक है, जैसे रात के 12 मिडनाइट टू मिडनाइट कवर करते हैं हॉल्ट को। ठीक है, 8 घंटे में जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कोई 16 घंटे या 24 घंटे, 16 घंटे में 2 दे दिया था तो नहीं, ये वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे 16 घंटे पे 2 ले लेते हैं वो नहीं है। जैसे एक दिन में 24 घंटे हैं तो अब आप एक बार ही मिडनाइट टू मिडनाइट का एक ही बार का हॉल्ट देंगे। ये नहीं कि 16 घंटे का लगातार बैठ गए तो पता लगा 16 घंटे का हमने 2 हॉल्ट दे दिए। आप समझ रहे हैं? अभी जिसमें लास्ट में है, जब हम लोग आउट ऑफ यूपी ट्रेवल करेंगे तो सेंट्रल का जो ऑर्डर इन्होंने कॉपी किया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिडनाइट टू मिडनाइट उसको कवर करना है। माने आज रात के 12 बजे। हाँ, मतलब कल रात के 12 के बीच के समय में अगर आपने 8 घंटे एंड अबव काम किया है तो उसे एक हॉल्ट कवर करेंगे। ठीक है, मतलब 12 बजे के बाद आप सिटी छोड़। हाँ तब 12 से 12 मतलब 24 घंटे में एक। हाँ, 24 घंटे में आप एक ही हॉल्ट दे सकते हैं। 24 घंटे में एक। हम्म, 2 चार्ज करेंगे सर, जैसे वो फिर वहाँ से आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो जो टाइम दिखाएंगे उसी से पता चलेगा। हाँ, उसी से पता चले। हाँ, अगर उन्होंने टाइम शॉर्ट दिखाया 2 लिया है तो वहाँ पे हम एक को काटने में बैठ जी, काट देते हैं। ठीक है। और कोई क्वेरी? अभी 8 घंटे में आदमी वापस आ जाता है तो मिलेगी नहीं इसको जो है? नहीं, हॉल्ट ही नहीं मिलेगा। हॉल्ट नहीं मिलेगा, बाकी आने जाने का मिलेगा। ठीक है, मिलेगा हाँ। नहीं, ये जो क्वेरी जैसे आपने कहा ना रुक के, इसी में उसका रोल आता है जो जर्नी आपकी वेरीफाई करता है। जो जर्नी आपकी वेरीफाई करते हैं आपके जो भी हायर हैं वो यही तो वेरीफाई करते हैं कि आपने वहाँ उतनी देर काम किया। भाई जैसे जेई साहब या जो भी इंस्पेक्शन पे गए हैं उन्होंने क्वालिटी ऑफ वर्क और ड्यूरेशन ऑफ वर्क यही चेक करना होता है जर्नी वेरीफाइड को। जर्नी वेरिफिकेशन खाली डेट या टाइम नहीं आता कि हाँ गए थे 4 बजे शाम को। ठीक है, उस काम में 6 घंटे लगने थे या 8 घंटे लगने थे, वो भी चेक करना होता है जो जर्नी आपकी वेरीफाई कर रहा है। तो सर कोई जैसे 8 शाम को चला 7 बजे 7:30 बजे और वहाँ से उसने सफ़र किया और सुबह लखनऊ पहुँचा। ठीक, लखनऊ पहुँचने के बाद वो कल शाम को 7 बजे फिर चल दिया तो उसको हॉल्ट नहीं मिलेगा। फिर वो दूसरे दिन सुबह पहुँच गया। नहीं, 24 घंटे में एक हॉल्ट मिलेगा। नहीं तो शाम को चला, हाँ, कल सुबह पहुँचा और कल ही शाम को कल सुबह कितने बजे पहुंचा? देखिए पहली बात फिर समझिए, काम करने पे हॉल्ट है, रास्ते में ट्रेवल करने का हॉल्ट नहीं मिलता है।
फिर समझिए, रुकने का रुकने का जो आपने यात्रा जो ट्रेन में बिताई, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कोलकाता ट्रेन से गए तो उसका हॉल्ट नहीं मिलेगा ट्रेन का। जो हाँ, पहुँचने के बाद जितनी देर आपने वर्क किया वो वर्क ड्यूरेशन आपका 8 घंटे एंड अबव होना चाहिए। 8 घंटे होना चाहिए हाँ, वहाँ रुकने का। वहाँ रुकने का, ठीक है, उस स्टेशन पे पहुँच के रुकने का, ठीक है, तभी मिलेगा हॉल्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये सारा जो प्रोसेस जो चेकिंग का है, ये जैसे जो बाबूजी चेक कर रहे होते हैं वो करते हैं, ये बेसिकली चेक करना चाहिए जो जर्नी वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, जो आपकी जर्नी वेरीफाई करते हैं वहीं लेवल पे ये चेक हो जाना चाहिए कि इनको हॉल्ट उस काम का एलिजिबल है कि नहीं, मतलब वो काम 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का था भी कि नहीं था। अक्सर लोग क्या रहा है, जैसे टाटा वेंडिंग सेल है, क्या है? टाटा वेंडिंग सेल है, फैजाबाद में तमाम मुकदमे लगे रहते हैं। जी जी, बंदा 8 बजे सुबह निकला, 10:30 बजे फैजाबाद पहुँच कर 2.5 घंटे और वहाँ अपने आने पहुँचा, वहाँ उसको तारीख मिल गई 5 मिनट। और उसके बाद वो वहाँ से बैठेगा, वापस आ जाएगा, 2.5 घंटा जाना, 2.5 घंटा आना, 5 घंटा ये लगा और 5-10 मिनट कोर्ट में काम लगा, उसको तारीख मिली। वो हाफ मिलेगा नहीं उसको, नहीं मिलेगा, हॉल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ लोग हाँ। क्यों करते हैं कि टाइम हम सुबह देखिए क्या है ना, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्वेरी हमारी ये फंस जाएगी, जरूरी नहीं कि उसे 5 ही मिनट में डेट मिल जाए अगली, समझिए, ठीक है, मतलब हो सकता है केस देर से लगा, ठीक है, तो टाइमिंग तो यही जज करना है जो जर्नी वेरीफाई करता है आपकी, ठीक है। चलिए, तो हॉल्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया, मैम ने आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा कुछ, ठीक है। तो इससे देखिए क्या हो गया कि हमको ये क्लियर होना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ वर्क हमारा 8 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और कोई क्वेरी? ठीक है, अब देखिए क्या है, हमारा लेवल 15 to 12 कितना मिलेगा हॉल्ट हमको? 930 रुपये है, का वर्ग में, खा वर्ग में 750 है, वैसे ही 600 है। इसी तरह आपका लेवल 11 एंड 9 में है 840 है, 660 है और 540 है। लेवल 8 एंड 7 में कितना है? 720, 570 और 480। 6 और 5 में ऐसे ही है, और 1 से 4 में आपका 390, 300 और 240 है, ठीक है। अब देखिए फिर एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स ही मेन होते हैं हमारे। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि निगम हित में की गई यात्राओं के दौरान निगम के गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में ठहरने पर निगम के कर्मचारी द्वारा अपने लिए अनुमान्य दैनिक भत्ते का 20% अथवा सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस के कमरे या सूट का किराया दोनों में जो कम हो के बराबर धनराशि का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप विद इन यूपी जब आपने ट्रैवल किया और आपने ऐसी जगह ट्रैवल किया जहाँ पे गेस्ट हाउस या अवेलेबल था सर्किट हाउस, तो वहाँ पे रुकने का भी कभी कभी क्या होता है कि आपको फ्री में एलिजिबल हो जाता है या आपको रसीद कटानी पड़ती है। तो अगर आप फ्री में रुके हैं तो आपको केवल दैनिक भत्ते का 20% ही मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए आपने वहाँ पे अगर किराया दे के रुके हैं तो उस किराए में और 20% का जो भी अमाउंट में जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है अपने यहाँ सर्किट हाउस में रुकने का जो भी किराया आता है वो आदमी पे करके वहाँ पे सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं दोनों में से। लेकिन क्या आपको मिलेगा कौन सा? दोनों में से जो कम होगा के बराबर की राशि आपको भुगतान की जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं नोट्स वाले में आपके मेन पॉइंट लिखा रहता है। बात करेंगे हम लोग कि जब हम आउटसाइड यूपी अगर ट्रैवल करते हैं तो कैसे कैसे हमें रिम्बर्समेंट होगा। उस केस में हमारे विभाग ने क्या किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आदेश है उसको पूरा कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये देखिए लिखा भी है इन्होंने कि केंद्र सरकार की यात्रा भत्ता विषयक आदेश संख्या ये 2017 को इन्होंने पूरा कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो अभी विद इन यूपी हम लोग का कवर हो गया। अब हम लोग आउटसाइड यूपी का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाएंगी क्योंकि जब आउटसाइड यूपी आप ट्रैवल करते हैं तो उस केस में आपको होटल का और वहाँ के लोकल ट्रैवल का और फूडिंग का आपको अलग अलग अमाउंट रिम्बर्स होता है, ठीक है। ऐसे दिल्ली वगैरह के नहीं, नोएडा में तो यूपी में है ही है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली गए वहाँ की बात है, जो विद इन यूपी आउटसाइड यूपी की बात हो रही। लेवल 14 एंड अबव के लिए क्या बता रहे हैं कि लेवल 14 एंड अबव के लिए कैसे रिम्बर्समेंट होगा। इन्होंने कह दिया कि रिम्बर्समेंट फॉर होटल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस अप टू ₹7,500 पर डे कह दिया, ठीक है। तो यहाँ अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया है कि आउटसाइड यूपी जब आप ट्रैवल करेंगे तो 7,500 रुपये पर डे आपको होटल का मिलेगा
रिम्बर्समेंट ऑफ AC टैक्सी चार्जेस एज पर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर कमेंसुरेट विद ऑफिशियल एंगेजमेंट्स फॉर ट्रेवल विद इन द सिटी। ठीक है, तो AC टैक्सी का फुल रिम्बर्समेंट होगा। ठीक है, जो भी आप ऑफिशियल एंगेजमेंट से जाएंगे। ठीक है, नहीं, लेवल 14 एंड अबव के लिए इन्होंने कहा है कि जो भी आपका फेयर आएगा वो टोटल हम आपको देंगे AC टैक्सी का, ऑफिशियल एंगेजमेंट का। मतलब जैसे आप मान लीजिए होटल में यहाँ रुके हैं सरोही नगर में, अब आपको शक्ति भवन का मिलेगा, अब आप शक्ति भवन से गोमती नगर जाएंगे तो वहाँ का नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो का मिलेगा, यहाँ से शक्ति भवन से यहाँ का। ये हम बता रहे हैं दिल्ली के लिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली में आपने जहाँ भी आपका ऑफिशियल वर्क था तो वहाँ टू एंड फ्रो का मिलेगा, उसके अलावा का कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका AC टैक्सी का रिम्बर्समेंट। अब उसके बाद कह रहे हैं लमसम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1200 पर डे विल बी पेड अगेंस्ट फूडिंग का। ठीक है, तो 1200 रुपये आपको किस चीज़ का मिलेगा? फूडिंग का। ठीक है, ये किसका डिस्कशन था? लेवल 14 एंड अबव का। अब लेवल 12 एंड 13 में क्या कहा गया है? ऐसे ही बाइफर्केशन यहाँ भी है। ये आपको 4500 रुपये मिलेगा किसका? होटल का। रिम्बर्समेंट ऑफ AC टैक्सी मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? ये 50 किलोमीटर पर डे का। ठीक है, यहाँ क्या कर दिया? लिमिट कर दिया इन्होंने, कह दिया कि केवल 50 किलोमीटर तक का ही मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या कह दिया? 1000 रुपये पर डे फूडिंग का मिलेगा। ऐसे ही लेवल 9 एंड 11 के लिए कह दिया 9 to 11 2250 रुपये पर डे होटल का है। रिम्बर्समेंट यहाँ क्या कर दिया है? नॉन AC कर दिया है, 338 रुपये पर डे विद इन द सिटी एंड लमसम ऑफ रुपीज़ 900 पर डे फॉर फूडिंग। ठीक है, ऐसे ही लेवल 6 to 8 कर दिया है। लेवल 6 to 8 में कितना कहा है? रिम्बर्समेंट ऑफ होटल अकोमोडेशन ऑफ हाउसेज अप टू 750, नॉन AC टैक्सी 225 एंड फूडिंग के लिए कितना कह दिया है? 800 रुपये। ठीक है, और लेवल 5 एंड बिलो के लिए क्या कहा है? 450 रुपये है। फिर आपका नॉन AC टैक्सी का 113 है और 500 रुपये आपका फूडिंग का है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? 3 कैटेगराइजेशन अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, कि जब आप भी फॉरेन आउटसाइड यूपी ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए अलग अलग कैटेगराइजेशन आपका डिफाइंड है यहाँ पे। ठीक है, होटल का अलग है, विद इन सिटी ट्रैवल करने का अलग है, AC नॉन AC टैक्सी का, और आपका फूडिंग का अलग है। टैक्सी का बताएंगे कैसे कि कितना ट्रैवल की, मतलब ये हमें लिखना? ये हाँ, आप ही भर के देंगे। अभी नीचे नोट्स में है कि जैसे जितना भी आप ट्रैवल करेंगे उसका रिम्बर्समेंट वाउचर लगाएंगे। ठीक है, हाँ, जैसे जो भी ट्रैवल आप करते हैं उसका टैक्स कहाँ से कहाँ तक गए हैं, कौन सी गाड़ी से गए हैं, हाँ, उसका प्रिंट निकल आता है। और ये टैक्सी चार्जेस, टैक्सी और फूड चार्जेस यूपी में जब ट्रैवल करना है तो उसमें नहीं करना? उसी के लिए दैनिक दे तो दिया, दैनिक भत्ता, वो वही माना जाता है, उसी में खाइए पीजिए। ठीक है, वो ये माना जाता है, हाँ, वो वही माना जाता है। वो सब मतलब एकदम हाँ कैटेगराइज करके कंप्लीट करके एक ही दे दिया आपको। ठीक, वो ये माना जाता है कि आप, इसका मतलब ये है अगर आप रुके नहीं तो मतलब आप खाए भी नहीं हैं, सिर्फ काम किया और काम करके वापस आए। वो ये माना जाता है दैनिक भत्ते में कि उसमें आपका रुकना, खाना, पीना, क्योंकि ये मानते हैं कि वहाँ पे आपका यूपी में गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस होगा कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए नहीं है तो वही मिलेगा दैनिक भत्ता बस। ठीक है, ये सब खाली रूल्स आउटसाइड यूपी के लिए हैं आपके। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए उसमें 3 चीज़ें थी ना, होटल चार्जेस थे, तो पहला क्या है? होटल चार्जेस पे ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? फॉर लेवल 8 एंड बिलो द अमाउंट ऑफ क्लेम अप टू द सीलिंग में बी पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स अगेंस्ट सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम्स ओनली। द सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम शुड क्लियरली इंडिकेट द पीरियड ऑफ स्टे एंड नेम ऑफ द ड्वेलिंग्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? मतलब कि लेवल 8 एंड बिलो के लिए क्या है कि आपको वाउचर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ क्लेम्ड वाउचर, मतलब जब टीए फॉर्म में आप खुद से जो भर देंगे वही आपको पूरा रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, अप टू द लिमिट ऑफ सीलिंग, मतलब जितना आपको अलाउड है उतना आप डायरेक्टली भर के क्लेम कर सकते हैं, आपको वाउचर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ इन्होंने और कहा कि एडिशनल फॉर स्टे इन एक्स क्लास सिटीज़ द सीलिंग फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ अप टू द लेवल ऑफ 8 वुड बी 1000 पर डे, बट इट विल ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ रिम्बर्समेंट अपॉन प्रोडक्शन ऑफ रेलिवेंट वाउचर्स। मतलब अब आपको जो एक्स क्लास सिटीज़ हैं, अभी नीचे इसमें दिया हुआ है एक्स क्लास सिटीज़ कौन सी हैं, तो उन एक्स क्लास सिटीज़ के लिए आपको होटल का कितना हो जाएगा? 1000 रुपये पर डे। ठीक है, और 1000, लेकिन उसमें क्या होगा? आपको वाउचर दिखाना होगा। लास्ट में एक पॉइंट और लिखा है, द सीलिंग फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ होटल विल रेज बाय 25% वेन एवर द DA इंक्रीजेज बाय 50%।
ठीक है। जैसे अभी हम लोग का DA कितना चल रहा है, 60 चल रहा है, तो अब 60 चल रहा है तो मतलब हमारा ये जो भी ऊपर फूडिंग होटल का जो भी चार्जेस थे उसमें से आपको 25% एक्स्ट्रा रेट रिवाइज हो गए। ठीक है, ये समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी ऊपर रेट दिए हमारे फूडिंग के, जब भी DA हमारा 50% एंड अबव हो जाएगा तो हमारे रेट्स क्या होंगे, 25% से इंक्रीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया होटल का, होटल के पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, हम समझ रहे हैं थोड़ा बोरिंग हो रहा है लेक्चर, लेकिन क्या है कि इसको याद ही करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे आप अब जैसे जैसे जिसका क्लेम फंसेगा उसको वो पॉइंट हमेशा याद रहेंगे फिर। ठीक है, अभी जैसे किसी का ट्रांसफ़र होगा, आपका मरी गया पैसा, कहाँ का था, अलीगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्जेस पे। ठीक है, अब ट्रैवलिंग चार्जेस कौन वाले हैं, वही जो विद इन सिटी आपको जो फेयर मिलता है कैब का, AC कैब का, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें देखिए क्या कह रहे हैं, सिमिलर टू रिम्बर्समेंट ऑफ स्टेइंग अकोमोडेशन लेवल 8 एंड बिलो द क्लेम अप टू द सीलिंग में बी पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम्स ओनली। द सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम शुड क्लियरली इंडिकेट द पीरियड ऑफ ट्रैवल, व्हीकल नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो लेवल 8 एंड बिलो के लिए क्या कह दिया कि जो सीलिंग अमाउंट है उतने तक का आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं विदाउट एनी वाउचर्स। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आप जब यात्रा कर रहे थे तब उस समय DA 50% से कम, ठीक है, हाँ। DA बैक डेट से लागू होता है। हाँ, आपने जब ट्रैवल किया तब वो 48% था, ठीक, और जब आप ट्रैवल करके आ गए और आपने सब DA भी सबमिट भी कर TA भी सबमिट कर दिया, बैक डेट से ही DA बढ़ गया आपका, 3% बढ़ गया, मतलब 50% से ऊपर है, तो उस केस में क्या होगा? नहीं मिलेगा। जब तक फॉर्म नहीं भरा है आपने तभी तक जो चेंजेस, एक बार आपने क्लेम कर लिया TA, वो कभी नहीं रिवाइज होता। हाँ, TA का एरियर चाहिए आपको, बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं, नहीं मिलता TA। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने TA एक बार क्लेम कर लिया तो उसका एरियर नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी होता है कि जब आप कंटिन्यूस TA लेते हैं, जैसे कुछ लोग ऑफिशियल वर्क से कंटिन्यूसली बाहर जाते रहते हैं, जैसे मान लिया अप्रैल मंथ का आपने लिया, मई का नहीं लिया और जून का ले लिया, तो मई का भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी होता है। जैसे क्या होता है, इसमें सीरियल वाइज मेंटेन होता है। ठीक है, ये माना जाता है कि आप पिछला पहले लेंगे तब अगला लेंगे। ठीक है, तो जो नहीं मिला फिर वो चला ही गया। मोबाइल रिम्बर्समेंट में भी लागू होगा। किसमें? महीना लैप्स कर गया नहीं मिला। क्या, किसमें? मोबाइल रिम्बर्समेंट में। हाँ हाँ मोबाइल बिल का जो रिम्बर्समेंट लेते हैं, हाँ हाँ, उसमें भी यही रूल लागू होगा कि जैसे एक लैप्स कर गया महीना, देखिए मोबाइल रिम्बर्समेंट ज़्यादातर हायर अथॉरिटी को ही है, अपने यहाँ कुछ ही लोग को है, जैसे कुछ लोगों को डायरेक्टर साहब वगैरह को मिलता है। नहीं, नीचे वालों को भी मिलता है। अच्छा, तो उस केस में भी ये माना जाता है कि आपको सीरियल वाइज ही लेंगे। क्यों? उसका 2-3 कारण है कि एक तो आपका वो जो रजिस्टर मेंटेन होता है, इससे ये होता है कहीं आप 2 बार तो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि आपको सीरियल वाइज ही लेना है। अब आपका मुझे मोबाइल वाले केस में मुझे नहीं ज़्यादा आइडिया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये प्रेफर किया जाता है कि आप सीरियल वाइज ही लेंगे। जो भी आप मंथली कोई भी क्लेम लेते हैं रिम्बर्समेंट, वही माना जाता है कि आप सीरियल वाइज ही लेंगे। जैसे अप्रैल का लिया, अब ये नहीं जून का पहले ले लिया, फिर बाद में मई का ले रहे हैं, तो मई का नहीं मिलेगा। ठीक है, वरना आप कैसे मेंटेन कर पाओगे कितना किस महीने कितना मिल गया उनको। ठीक है, तो जैसे होटल का था वैसे ही ट्रैवलिंग के केस में भी है कि लेवल 8 एंड बिलो के लिए वाउचर लगाने की जरूरत नहीं है अप टू द सीलिंग अमाउंट। ठीक है, लेकिन आप जो सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम भरेंगे उसमें लिखना पड़ेगा कि इस तारीख को आपने ट्रैवल किया, ठीक है, किस व्हीकल से ट्रैवल किया, वो सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, द सीलिंग फॉर लेवल 11 एंड बिलो विल फर्दर राइज बाय 25% व्हेनेवर द DA इंक्रीजेज बाय 50%। वही पॉइंट यहाँ भी लिखा है। ठीक है, कि अगर जैसे ही आपका DA 50% अबव होगा तो ये वाले चार्जेस भी आपको 25% से इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब जो एक पैदल यात्रा वाली आप बात कर रहे थे वो यहाँ पे है, फॉर जर्नी ऑन फुट एन अलाउंस ऑफ ₹12 पर किलोमीटर ट्रेवल्ड ऑन फुट शैल बी पेबल एडिशनली। ठीक है, 12 रुपये पर किलोमीटर हमें मिलेगा जब हम लोग पैदल चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 12 रुपए पर किलोमीटर मिलेगा और 20 रुपए की एक बोतल पानी की अगर किलोमीटर में खत्म होगी, समझ लीजिए आधा लीटर पानी का पैसा मिल रहा है। ठीक है, अरे नहीं, हेल्थ कॉन्शियस है वो, हेल्थ कॉन्शियस है, हैंडपम्प का नहीं पीते हैं। अगर पैसा खर्च करना चाहते हैं
नहीं, ये बेसिकली वहाँ के लिए है कि जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, वहाँ तक गाड़ी नहीं जा रही, जहाँ भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी नहीं ट्रैवल कर रही है या आपको कैब अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के लिए आप पैदल चलते हैं। सोनभद्र के लिए ज़्यादा है, वहाँ अक्सर ऐसे एरिया है जहाँ पर नहीं है। ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ के लिए है कि आप अगर पैदल चलते हैं तो 12 रुपये पर किलोमीटर के बेस पे आपको, चलिए ठीक है। तो वहाँ ये ऐसी जगहों के लिए हैं जहाँ पे आपको कन्वेंस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के लिए आपको 12 रुपीज़ पर किलोमीटर के बेस पे रिम्बर्समेंट होगा जब आप वॉकिंग ऑन फुट कर रहे हैं। ठीक है, ये रेट भी 12 रुपये वाला भी चेंज हो जाएगा जब आपका DA 50% से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब बात करते हैं फूडिंग चार्जेस पे। फूडिंग पे भी देखिए वैसे ही इन्होंने कहा है, फूडिंग पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं है कि देयर विल बी नो सेपरेट रिम्बर्समेंट ऑन फूड बिल्स इंस्टेड ऑफ द लमसम अमाउंट एज पर टेबल गिवन अबव, टेबल इवन अबव, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर would be regulated as per table 5 below, since the concept of reimbursement shall be done away with no voucher will be required the methodology in the line out। ठीक है, तो ये बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं कि जो ऊपर हमने अमाउंट दे दिया है उतना ही फूडिंग पे रिम्बर्स होगा। ठीक है, और लास्ट में ये भी लिख दिया कि ये भी 25% से इंक्रीज कर जाएगा जब DA आपका 50% से अबव हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन भी लगाया है। ठीक है, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन यहाँ बेसिकली वही बात है जो हम लोग हॉल्ट के लिए कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन देखिए क्या है, 12 घंटे है, जो हम लोग 8 घंटे पे देते हैं, यहाँ 12 घंटा पे है। ठीक है, देख ठीक है, देखो अगर एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स लेस देन 6 आवर्स है तो 30% ऑफ लमसम मिलेगा आपको। ठीक है, ये किस केस में है, टेबल 5 बिलो, फूडिंग के केस में। आप समझ पा रहे हैं, फूडिंग के केस में आपका पैसा उसी हिसाब से रिवाइज हो जाएगा। किस हिसाब से, जब आप 6 घंटे से कम बाहर हैं तो 30% ही मिलेगा लमसम का, 6 to 12 आवर्स हैं तो 70% मिलेगा, और मोर देन 12 आवर्स हैं तो 100% मिलेगा। और खाने का भी रेशियो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स विल बी रेकन्ड फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट एंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन पर डे बेसिस। ठीक है, जो हम बात कह रहे थे ना कि मिडनाइट टू मिडनाइट ही चलेगा और पर डे बेसिस पे चलेगा। ये नहीं होगा कि एक दिन में 2 हॉल्ट मार दिए। अब जब ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो ये मान रहे हैं कि ये ऊपर के लिए भी हर जगह के लिए अप्लाइड है। ठीक है, अच्छा ये बाहर की जर्नी बोट्स और शिप्स की बात कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे। हाँ, मेन ये बताना था, एक्स क्लास सिटीज़ में कौन कौन सी सिटीज़ हैं आपकी, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये कहाँ रिलेवेंट था, जब हम लोग 1000 रुपये ले रहे थे किस चीज़ का, होटल का। ठीक है, यहाँ पे था। एडिशनली फॉर द स्टे इन एक्स क्लास सिटीज़ फॉर लेवल 8 वुड बी 1000। ठीक है, वही कैटेगराइजेशन यहाँ पे है, एक्स क्लास सिटीज़ में कौन कौन सी आपकी सिटीज़ कवर होती हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आप लोगों का एक टेस्ट भी होगा, पता है कि नहीं? यस सर, है ना, परसों को परसों ही है। अच्छा, आप लोग 10 दिन क्लास हो गई? लास्ट दिन चल रहा है, 8वां दिन है सर। अच्छा, 8वां दिन है आज। क्या क्या कवर कर लिया? रेलवेज कवर कर लिए, है ना, एयरवेज, बस, आपकी फूडिंग, दैनिक भत्ता, अनुसांगिक व्यय। ठीक है, और आपका आउटसाइड यूपी जब ट्रेवल करते हैं तो उस केस में होटल, फूडिंग एंड विद इन सिटी ट्रेवल के जो भी कैब के चार्जेस हैं उसका रिम्बर्समेंट कैसे होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ तक कोई क्वेरी? आते हैं सड़क मील भत्ता पे, ये किस केस में मिलेगी? ये क्या लिखा है, निगम के कार्मिकों को सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिए वित्तीय निगम नियम संग्रह खंड 3 के प्रशासनिक शर्तों एवं अधीन के देय सड़क मील भत्ते के दर पर अनुमान ये होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा है कि लेवल 15 टू लेवल 11 के लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए आप मोटर कार, जीप आदि से प्रतिमाह 1200 किलोमीटर तक की गई सड़क यात्राओं के लिए क्या मिलेगा आपको। ठीक है, मान लीजिए आप कार से या मोटर जीप से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, उस केस में आपको 1200 किलोमीटर तक की गई यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता मिलेगा। उसका रिम्बर्समेंट कैसे होगा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो लेवल 15 एंड 11 के लिए कैसे मिलेगा? प्रथम फर्स्ट 500 किलोमीटर्स के लिए कितना मिलेगा? पेट्रोल के लिए 10 रुपये और डीजल के लिए 7.5 रुपये पर किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही 500 से 1250 तक किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तक कितना होगा? 7 रुपये और 5.5 रुपये। ठीक है, मतलब पहले 500 किलोमीटर के लिए रेट अलग है और 500 से जैसे ही ऊपर जाते हैं उसके बाद के लिए रेट अलग है। ये किस केस में है? जब आप मोटर कार या जीप द्वारा ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वर्क के लिए। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट्स में क्या है,
कि ये तो हमने कहाँ तक की बात की थी, लेवल 11 to 15 के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है वही पे मैट्रिक्स लेवल 11 to 15 के अधिकारियों द्वारा मोटर कार जीप के अतिरिक्त अन्य साधन से की गई यात्राओं तथा पे मैट्रिक्स लेवल से निम्न लेवल के निगम के कार्मिकों के लिए क्या एलिजिबल है। वो तो उन्होंने किसके लिए बताया था, लेवल 15 to 11 के लिए बताया था। अब ये 2 पॉइंट वहाँ कवर कर रहे हैं कि लेवल 15 एंड बिलो के लिए क्या होगा, और लेवल 15 से 11 अगर मान लीजिए मोटर कार या जीप के अलावा किसी अन्य गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो उस केस में कैसे रिम्बर्समेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल चालित वाहन के किसी भी अन्य साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिए क्या है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर द्वारा इस प्रतिबंध से कि अधिक एक माह में ऐसी यात्राओं के रुपये 1000 से अधिक अनुमानित धनराशि नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पेट्रोल या डीजल चालित वाहनों के अलावा अन्य वाहनों से पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिए 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर इस प्रतिबंध से कि एक माह में 500 से अधिक नहीं होगी। अब आप समझ रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से शक्ति भवन से ही आप मान लीजिए सरोजनी नगर आए, ठीक है, तो आपको कितना रुपये मिलेगा, 5 रुपये पर किलोमीटर मिलेगा अगर आप टेम्पो या किसी अन्य वाहन से आते हैं, ठीक है, जिसकी लिमिट कितनी होगी, लेकिन हमारी महीने की 1000 रुपये पर पर्सन की होगी, ठीक है। जैसे पहले लोग डाक लेके जाते थे, अब तो डाक वाला सिस्टम खत्म हो गया है, तो जब पहले डाक वगैरह लेके जाते थे तो उसमें इसी हिसाब से रिम्बर्समेंट होता था। या अभी भी मान लीजिए कोई ऑफिशियल या कॉन्फिडेंशियल लेटर है, उसको अगर बाई हैंड भिजवाना है तो उसका रिम्बर्समेंट इसी हिसाब से होगा। और उसी में मान लीजिए अगर आपको पैदल चलना पड़ा तो आपको 2.5 रुपये पर किलोमीटर वो भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक ऑफिस शक्ति भवन में है और उसी का एक यूनिट गोमती नगर पे है, हाँ वहाँ से मेट्रो को व्यक्तिगत तौर पर लेना तो डीएपी बनेगा। हाँ बनेगा, ये देखिए नहीं बना रहे थे वो, देखिए वो हंस भी रहे, बता रहे नहीं बनाते लोडा भी दिया जा नहीं तो अगर, हाँ अगर लोडा मिल रहा है आपको तो नहीं मिलेगा। हाँ अगर जैसे लोडा आपको अलाउड मिल रहा है पहले से तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे जेलता है तो उस केस में जैसे वो लाइन पेट्रोलिंग पे जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा अल्प दूरी की यात्राओं के लिए निवास स्थान से गंतव्य स्थान जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे की गई यात्राओं के लिए 10 रुपये प्रति किलोमीटर सड़क मील भत्ता दे होगा। ये कब की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस से आप निकले रेलवे स्टेशन के लिए, वहाँ से आपने ट्रेन पकड़ी तो आपने ऑफिस से या घर से रेलवे स्टेशन तक जो भी डिस्टेंस होगा वो आपको अल्प दूरी में कवर होगा और उसका आपको 10 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा रिम्बर्समेंट। तो अभी ट्रेनिंग करने जो है इसका नहीं इसका नहीं मिलता, इसका टी नहीं मिलता है, इसका ऑर्डर में लिखा होगा इसे कि इसके लिए आपको कोई भी टी बिल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हाँ जैसे यहाँ जैसे पढ़ाने आते हैं उसका अगर या तो अगर आप ईटीआई गाड़ी से आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर खुद की गाड़ी से आएंगे तो रिम्बर्समेंट है, हाँ वो भी 10 रुपये ही प्रति किलोमीटर है। हाँ जितना खर्च हुआ उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा तो डिपार्टमेंट उतना ही मिल जाए, बड़ी बात है। डिपार्टमेंट ठीक है, तो अल्प दूरी वाला समझ में आया, 10 रुपये कब मिलता है। जैसे मान लिया आप फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, फॉरेन कह रहे हैं, आउटसाइड यूपी ट्रैवल किया या विद इन यूपी भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं रेलवे, तो घर से या ऑफिस से रेलवे स्टेशन जाने तक का 10 रुपये पर किलोमीटर आपको वो रिम्बर्समेंट अलग से होगा। और ये जो ऊपर बात कर रहे थे ये 5 रुपये प्रति किलोमीटर, ये आप समझ गए। जैसे मान लिया आप बाइक से कहीं जाते हैं, ठीक है, जैसे शक्ति भवन से जैसे गोमती नगर जाएंगे, मान लिया बाइक से जाएंगे तो उसका आपको 5 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा वो रिम्बर्समेंट। लोडा ना मिल रहा हो तो जैसे आपका कोई क्लास 4 या ऑफिस बॉय जो भी है वो अगर जाएगा तो उसको मिलेगा ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो बस टेम्पो ऑटो से जाता है तो 2.5 रुपये मिलेगा उसको, ठीक है। मतलब सबके नियम हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है सब कुछ कवर हो जाए, है ना, कि कोई ये ना रहे कि मतलब जैसे मान लीजिए अल्प दूरी आपने ट्रेवल की, जैसे अभी तक ये 10 रुपये वाला छूट रहा था, ये क्योंकि ये माना जाता था भाई वहाँ से आप ट्रेन का तो दे रहे हैं लेकिन एम्प्लॉय मान लीजिए घर से जो स्टेशन तक गया है उसका पैसा कैसे रिम्बर्स होगा, है ना। और ये जो आपका 5 रुपये 2.5 रुपये ये पहले बहुत ज़्यादा मिलता था, अब ये बंद हो गया, क्योंकि अब आपका बंद क्या हो गया, मतलब क्लेम कम हो गए, क्योंकि पहले क्या था लेटर वगैरह ज़्यादा होते थे। अभी जैसे मान लीजिए कोई सर्विस बुक वगैरह लेके आया तो उस केस में ये मिलता है, ठीक है, जो बाई हैंड से ही जा सकती है। अब तो ई ऑफिस वगैरह ई ऑफिस लग गया कि नहीं आप लोग के, ई ऑफिस लग गया है ना, गया है सबके यहाँ। और अकाउंट वगैरह भी तो ERP पे चला गया है ना, अकाउंट वगैरह ERP पे चला गया है, और सैलरी तो थी ही, और जो ये TIPI क्लेम वगैरह ये भी अब ERP से है, दोनों चल रहा है। मैनुअल तो आपका वो होगा, वाउचर वगैरह तो मैनुअल होंगे, लेकिन पेमेंट वगैरह तो ऑनलाइन है ना। हाँ वही वाउचर अपलोड होगा, वो सेंट्रलाइज पेमेंट बेसिकली लग गया है।
तो यहाँ तक पॉइंट सारे क्लियर हो गए हम लोग के। अब आ जाते हैं स्थानांतरण यात्रा भत्ता। जब आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है उस केस में कैसे रिम्बर्समेंट होगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग केस में ज़्यादा ट्रांसफ़र तो होते नहीं हमको लगता है, अब होने लगे हैं। अब होने लगे हैं, तो आप ही का सब लग रहा है ड्यू है। हो गया हो गया आपका, कहाँ हुआ? वहीं शक्ति भवन में ही तो हुआ। हाँ, माता टीला से आए हैं। कहाँ से आए हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, तो अभी हुआ है। 23 में हुआ। अच्छा 23 में हुआ। तो ये लिया था आपने स्थानांतरण यात्रा भत्ता, ठीक है। तो अब स्थानांतरण में ये माना जाता है कि अगर आप घरेलू सामान की ढुलाई करते हैं, ढुलाई है धुलाई नहीं, अगर इधर से उधर घरेलू सामान लेके ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में अगर आप परिवार सहित ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में क्या रिम्बर्समेंट है वो अलग है, और विदाउट फैमिली अगर मूव करते हैं तो उस केस में रिम्बर्समेंट अलग है, ठीक है। तो पहले परिवार सहित वाला पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए, जब आपका स्थानांतरण ऑन रिक्वेस्ट होगा तो नहीं मिलता है, ये क्लियर है ना? क्लियर है ना मैम? जब ऑन रिक्वेस्ट होगा तो नहीं मिलेगा, केवल आपके जब प्रशासनिक आधार या आपका दूसरा एक वर्ड और क्या होता है निगम हित में, तो उसी केस में आपको मिलेगा ये, ठीक है। उस केस में अगर आप विथ फैमिली अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये माना जा रहा है कि आप पैकर्स एंड मूवर्स के थ्रू मूव करेंगे, तो उस केस में यहाँ पे क्या कहा है, केजी में डिफाइन कर दिया है, ठीक है, कि इतने किलोग्राम वजन होगा तो उस बेसिस पे उतना अमाउंट आपको रिम्बर्स होगा, ठीक है। जैसे लेवल 15 टू लेवल 9 के केस में क्या है कि 6000 किलोग्राम या 4 पहियों का एक वैगन, ठीक है, 4 पहियों का एक वैगन, इतना अमाउंट आपका पूरा रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। लेवल 8 टू 7 क्या कहा है, 3000 किलोग्राम, लेवल 5 टू 6 2500 और लेवल 1 टू 4 1250, ठीक है। ये मान रहे हैं कि आपको केजी पता होंगे तो उसी हिसाब से आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। देखिए इसको लेने का प्रोसेस यही होता है कि जब आप पैकर्स एंड मूवर्स को बुक करते हैं वो आपका केजी बता देंगे, इतना केजी आपका मूवमेंट है, पर केजी इतना रुपए रेट लेते हैं, उतना ही अगर आपको उतना केजी रिम्बर्स होगा तो उतने ही केजी के हिसाब से आपको रिम्बर्समेंट हो जाएगा। चलिए ये उस केस में हाँ हमारा एक एम्प्लॉय था, हाँ हाँ उसका पंची से ट्रांसफर हुआ केस्को में, पंची पावर हाउस है कानपुर में, फिर निगम हित में उसका केस्को से ट्रांसफर हो गया एटा में। तो एटा वालों ने लिख के दिया कि इसका स्थानांतरण भत्ता दिया जाए, तो हम लोगों ने लिख के दिया कि हम देने के लिए तैयार हैं, बस आप ये बता दीजिए केस्को से लिया कि नहीं लिया। सर केस्को पिछले 3 साल से जवाब नहीं दे रहा है, तो 2 साल मोटे मोटे हो गए। हाँ हाँ, और ये क्या नाम है, एटा वाले बोल रहे हैं कि इनको स्थानांतरण भत्ता दिया जाए, अच्छा। और जब तक वो बोलने के तैयार नहीं है कि हमें दिया नहीं दिया तो उस कंडीशन में कैसे उसका भुगतान करें, क्या वो पता चला जाए? नहीं तो पहली चीज़ ये है कि केस्को ने, एक मिनट, केस्को से उसका ट्रांसफ़र हुआ है एटा, निगम हित में हुआ था, हाँ ठीक है। तो निगम हित में वो एटा चला गया। अच्छा आप ये पता करना चाह रहे हैं कहीं उसने क्लेम केस्को से भी तो नहीं ले लिया है? लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया। नहीं तो ये एम्प्लॉय भी तो लिख के दे सकता है, एक मिनट, ये एम्प्लॉय भी तो भर के दे सकता है कि भाई मैंने वहाँ से क्लेम नहीं भरा है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय भर के नहीं देगा तब तक केस्को अपने आप तो दे नहीं देगा। डायरेक्टर साहब ने एक नोट में लिख दी थी कि आप केस्को से ही पता करिए, बिना पता करे नहीं देंगे, अच्छा, मतलब उस पर नोटिंग कर दी है ऑलरेडी, उन्होंने कर दिया, तो आपने केस्को से पूछा तो केस्को से जवाब जवाब नहीं दे रहा है। नौ तैनाती स्थल से ही मिलता है, इसको तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे एक पॉइंट सही कह रहे हैं, जहाँ आप ट्रांसफ़र होके जाते हैं वहीं से मिलता है। वहीं से मिलता है, इसका मतलब अब लेकिन हाँ सही कह रहे हैं, जहाँ आप ट्रांसफ़र होके जाते हैं वहाँ से क्लेम मिलता है। तो कह रहे पॉइंट ये सही है कि पहली बात तो देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक तो एम्प्लॉय जब तक भर के नहीं देता, तो अगर एम्प्लॉय खुद लिख के दे रहा है कि मैंने इसका क्लेम नहीं लिया है, वो लास्ट में लिखा भी रहता है, उस टीए वाले फॉर्मेट अभी हम दिखाएंगे, उसमें रहता है कि ये क्लेम मैंने दोबारा नहीं लिया है या दोबारा नहीं भरा है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ ट्रांसफ़र होकर जाता है वहीं पे क्लेम मिलता है। एडवांस कैसे दे देगा, जो उधर से चला गया वो देगा ही नहीं। ठीक है, वो कुछ कम्युनिकेशन डायरेक्टर साहब को थोड़ा गड़बड़ कर दिया। क्लेम की सारी जिम्मेदारी एम्प्लॉइज की होगी, हाँ अगर कोई भी फेक क्लेम कर रहा है तो हाँ, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी, वो जिम्मेदारी उसी की। ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, जब आप विद फैमिली मूव कर रहे थे, ठीक है। अब आप मान लीजिए अकेले मूव कर रहे हैं तो उस केस में पूरा क्लेम यही रहेगा, लेकिन जो भार है वो 2/3 आपका हो जाएगा, मतलब 2/3 ही मिलेगा, ठीक है। जब आप वो विद फैमिली था, अब आप विदाउट फैमिली मूव कर रहे हैं तो आपका 2/3 भाग ही अधिकतम दे होगा भार का, ठीक है। कि जैसे ये जो 6000 है कितना हो जाएगा, फिर 4000 हो जाएगा। इसी तरह आपका नीचे के सब बाइफरकेट हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं?
पहिया के 6,000 के 4,000 हो जाएगा पहिया, पहिया 3 अब इसमें 6 पहिया हो जाएंगे। पहिया 4 से कम होगा कि बढ़ जाएगा? देखिए ये लगभग ख़त्म है हम लोग का, ठीक है। ये एक और रह गया था, अपोजिट हाँ हाँ हाँ